वेलकम वंस अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, आरपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, जेएसएससी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये कुछ एग्ज़ाम हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और क्या बात करेंगे कि अच्छा, सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो इन एग्ज़ाम्स के मैथ्स सब्जेक्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या करने वाला हूँ मैं, इन पे कुछ वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, और अच्छा, तो इनका जो सिलेबस है वो इन सारे एग्ज़ाम का काफ़ी हद तक कॉमन सिलेबस है। किसी में कुछ टॉपिक एडिशनल है तो किसी में कुछ टॉपिक कम है। ठीक है, तो इन पे हम लोग बात करेंगे। और इन पे जो कोर्सेज का एक तरह से प्लेलिस्ट बनेंगी, तो उनमें इस बार जो हम लोगों का पैटर्न होगा कवर करने का वो ऐसा होगा कि प्रीवियस ईयर इन सारे एग्ज़ाम्स के मैं क्या करूँगा, PYQs। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाऊंगा और उनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूँगा, आपको आपके सामने सॉल्व करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप करते करते अब इसमें दो बेनिफिट होंगे आपके। सबसे पहला कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लग जाएंगे इन सारे एग्जाम्स की, और दूसरा कि आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो अब आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका कम से कम एक बार सिलेबस पढ़ा हुआ होना चाहिए। मतलब प्री रिक्विजिट है यहाँ पर। प्री रिक्विजिट क्या है कि सिलेबस जो है आपका ये डन होना चाहिए, है ना। डन होना चाहिए या काफ़ी पहले आपका एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल अननोन हो आप टॉपिक से, है ना, तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, तो फिर आपके लिए बेकार है प्लेलिस्ट। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट उनके लिए है जिनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो एक बार सिलेबस पढ़ चुके हैं और उनकी फ्लुएंसी नहीं बन पा रही है। ठीक है, फ्लो नहीं बन पा रहा है, बार बार पीस से छूट जा रहा है, तो उसके लिए है ये प्लेलिस्ट। और इसमें दो बेनिफिट आपके होंगे। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। और जंबल्ड में रिवीजन होगा तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है ना, एक सीक्वेंस से चलते हुए। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो चैप्टर हमने उठाया और सीरियल से पूरा चलता चला आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आप उस मूड में होते हो, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड फटाफट आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से कोई दूसरा टॉपिक आ जाता है किसी दूसरे चैप्टर का, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। तो लेकिन अगर हम लोग इसी तरह से अगर प्रैक्टिस कर लें, तो अब जैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर लगाओगे तो कभी किसी चैप्टर का कभी किसी चैप्टर का मिक्स होके आएंगे, तो उसमें आपका ज़्यादा बेटर आउटपुट आएगा। ठीक है, तो आगे अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। ये तो हो गया इसमें किस तरह से हम लोग काम करेंगे। और एक मोटा मोटा ऊपर से हम लोग सिलेबस अगर देख लें तो कौन कौन से टॉपिक इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अच्छा, सिलेबस तो आपको, वैसे तो सिलेबस आपको पता ही है हर एग्ज़ाम का, है ना, वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। ये अभी के लिए हम लोग इसमें किस तरह से कवर करेंगे उसका सिलेबस है ना, कि किस सीक्वेंस में वीडियोस बनेंगी। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो है हमारे पास, और ये मेन करके सब्जेक्ट्स हैं, सब सब्जेक्ट्स हैं मैथ के अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो किस सीक्वेंस में होंगे। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा की बात करेंगे। अच्छा, अलजेब्रा की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका मतलब ये मत समझना कि लीनियर अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा, यहाँ पे बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा की बात की जाएगी, है ना। और लीनियर अलजेब्रा की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा का ज़्यादा पार्ट उसमें आता नहीं है, तो जितना पार्ट आता है उतना हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर दूसरी बात, रियल एनालिसिस के बारे में देखेंगे। रियल एनालिसिस के जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे एक साथ डिस्कस करेंगे, है ना। और यहीं पे आपका लैग होता है, क्योंकि आप टॉपिक तो रियल एनालिसिस पढ़ लेते हो लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते, इस वजह से स्पीड नहीं आ पाती। एग्जाम टाइम में टॉपिक पता होता है आपको, लेकिन फिर भी नहीं सॉल्व कर पाते हो, तो वो चीज़ यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। रियल एनालिसिस के बाद फिर वेक्टर एनालिसिस की बात करेंगे।
देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देन कैलकुलस, कंप्लीट कैलकुलस की एक प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, उसमें पूरा कैलकुलस हम लोग कवर करेंगे। देन इसके बाद है ज्योमेट्री, देन 7th नंबर पे आ जाएगा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, देन 8th नंबर पे आएगा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बहुत छोटा सा पार्ट है मेट्रिक स्पेस वगैरह के बारे में, तो इसमें कुछ 2-4 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और इजीली आप कर लो। वैसे तो टोपोलॉजी काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो उसमें कुछ बेसिक पैटर्न पे क्वेश्चन है, वही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, मेट्रिक स्पेस वगैरह पे। फिर इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद लास्ट हमारे पास है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ये पोर्शन अब आजकल सीबीएसई और आईसीएसई की बुक में फिजिक्स में आने लगा है, ये टॉपिक मैथ से एलिमिनेट हो गया है, लेकिन हमारे एग्जाम में अभी भी ये मैथ में आ रहा है क्योंकि पुराना सिलेबस चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा एग्जाम का सिलेबस का पैटर्न है, इस सीक्वेंस में हम लोग सारे टॉपिक जो है अपने कवर करेंगे। और आज से हम लोग सबसे पहली प्लेलिस्ट अपनी स्टार्ट करते हैं, जो कि है अलजेब्रा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा, ठीक है। तो अलजेब्रा में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। दूसरा चैप्टर है सीरीज, एपी, जीपी, एचपी, इसके अलावा लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारी भी हैं, लेकिन मेनली एपी, जीपी, एचपी तो है ये। देन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्लस प्रोबेबिलिटी। देन 4th नंबर पे हमारा चैप्टर है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज हम डिस्कस करेंगे। ये भी अब आजकल 11th-12th के सिलेबस से रिड्यूस्ड है, लेकिन पहले पुराने सिलेबस में ये चैप्टर्स होते थे। देन सेट थ्योरी, ठीक है, सेट थ्योरी, बाइनरी ऑपरेशन, सेट थ्योरी का ही पार्ट है, और एंड फंक्शंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। देन इसके बाद हम लोग बात करें तो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, देन 7 नंबर पे लीनियर अलजेब्रा, और 8 नंबर पे मॉडर्न अलजेब्रा। अच्छा, ये खुद में काफ़ी ब्रॉड है ना, तो इसको अभी मैंने और डिटेल में नहीं लिखा इनके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं। ये जब टॉपिक स्टार्ट होंगे तब इनके बारे में बात कर लेंगे, इसके अंदर और कौन कौन से टॉपिक हैं। ये अभी ऊपर मोटा मोटा मैंने बताया कि इन चैप्टर्स को हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब आज का सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे पास वो है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं, और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का जो है सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास
अच्छा, अलजेब्रा का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Now we have question, if alpha and beta are the roots, if alpha and beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 4 इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, then value of alpha to the power n plus beta raised to the power n is, और ये क्वेश्चन है हमारा GIC 2015 का। ठीक है, सारे मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लूँ, इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर होते हैं तो वो हम लोग सम्स ले लेंगे साथ में, है ना। और ऑप्शंस देखो क्या क्या हैं, ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, ठीक है, GIC 2015। अब आपको करना कैसे कि क्वेश्चन आपके सामने, आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आपको आता है तो आप फटाफट सॉल्व कर दो, ठीक है, और नहीं आता है तो वीडियो देखो, है ना। इसमें क्या होगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे लग जाएंगे। और क्या, 2 to the power n minus 1 अपॉन 3। सी ऑप्शन है 2 to the power n cos 2n पाई अपॉन 3। डी ऑप्शन है 2 to the power n plus 1 साइन n पाई अपॉन 3। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो जो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, देखो सबसे पहली चीज इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और आगे हमें फाइंड करना है अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा हमें मिल जाए, क्योंकि आंसर जो है वो n के टर्म्स में है। ठीक है, तो n की वैल्यू तो कुछ नहीं होगी ना, n की जगह n लिखना है, मतलब अल्फा और बीटा आ जाए किसी तरह से। और अल्फा और बीटा कैसे निकालें, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हमें आता है। इसको सॉल्व कर देते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मिल जाएंगी, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -2 हो गई, और c की वैल्यू 4 हो गई। तो अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पे लगा दो क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो यहाँ पे फॉर्मूला और पूरा पैटर्न एग्जैक्टली एक स्टेप में बताऊंगा, जिससे आपका उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो रिवाइज हो जाए, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो बी की वैल्यू -2 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 है, 4 4 जो 16 अपॉन 2a। ए की वैल्यू 1 है तो 2 ही हो जाएगा, 2 प्लस माइनस दिस विल बी अंडर रूट -12 अपॉन 2। अब देखो ये अंडर रूट -12, ये आप जानते हो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 4 3 12 होता है, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और माइनस का √3 बचेगा, तो √3 हो गया और माइनस का 1i बन जाएगा अपॉन 2। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस √3i, है ना। तो एक बार प्लस साइन ले लेते हैं, एक बार माइनस साइन ले लेते हैं, तो हमारे ये रूट्स आ जाएंगे। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस √3i और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस √3i।
है ना। तो अल्फा बीटा हमारा निकल आया। अब अल्फा बीटा हमारा निकल आया तो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये वैल्यू डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन भी देखो साथ में, ऑप्शन में जो दे रखा गया है वो पोलर फॉर्म में दे रखा गया है ना, साइन और कॉस के टर्म्स में आ रहा है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे एक और टॉपिक देखो आपको देखने को मिला, एक और कॉन्सेप्ट, ये कैसी है, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बोल दो या नंबर बोल दो, जो भी बोल दो, ठीक है। और इसको हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। तो अब यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि पोलर फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, राइट। तो एक एक करके करते हैं। अब एक अल्फा मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर वीडियो आप पॉज करना और बीटा को अपने मन से करना। अल्फा इक्वल्स टू 1 + √3i, ठीक है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेंगे, पोलर फॉर्म जो होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। दिस विल बी इक्वेशन नंबर ए। जब भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा आप हर बार यही कंसीडर करोगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से r और थीटा की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। तो देखो सबसे पहले कंपेयर कर दो, कंपेयर करोगे तो देखो r रियल और इमेजनरी पार्ट कंपेयर कर देंगे, r cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1, एंड r sin थीटा विल हैव √3, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करके r और थीटा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले r की वैल्यू निकालने के लिए, फॉर r की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, और जैसे इसको सॉल्व करोगे यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, r की वैल्यू आ जाएगी, देखो 1 का स्क्वायर, ये जो नंबर्स लिखे इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, मतलब आ गया 2, ये r आ गया 2, ठीक है। अब फॉर थीटा, थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड अपॉन फर्स्ट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी tan थीटा √3/1, और इसको मॉड में रखते हैं, ठीक है। तो हालांकि प्लस का साइन पहले से है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक तरह से ये मान लो कि निगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव में ही सॉल्व करेंगे। और √3 वैल्यू होती है 10π/3 की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्या, कि अब ये थीटा आप डायरेक्टली π/3 मत लिख देना, ठीक है। यहीं पे आपको बस एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम इसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे। जरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, 1 + √3i है, ठीक है, 1 + √3i है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, जैसे देखो 1 चलोगे तो पॉजिटिव साइड में चलोगे x के, और √3 जो है वो भी प्लस का है तो y में ऊपर की तरफ चलोगे। अब अगर इस तरह से चलोगे तो ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पॉइंट आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो थीटा जो है वो थीटा ही रहेगा, ठीक है, थीटा एज इट इज ले लेंगे। तो इसका मतलब थीटा ही π/3 हमारा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जैसा है वैसा का वैसा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये r की वैल्यू आ गई और थीटा की वैल्यू आ गई, ये रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ से हमारा अल्फा आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 2 cos π/3 प्लस i sin। अब अच्छा यहाँ पे किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि cos π/3 की वैल्यू रख दें, तो ये मत रखना, ये रख दोगे तो वापस से हम इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाओगे, क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे, है ना। तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये आ गया अल्फा, ठीक है। अब इसी तरह से सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बीटा था 1 - √3i, सेम पैटर्न बिल्कुल फॉलो करना है, इसको भी हम कंसीडर करेंगे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दिस विल बी इक्वेशन नंबर बी। ए पहले मान चुके हैं तो अब इसको बी कंसीडर कर लेते हैं। अगेन कंपेयर कर दो, r cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3, और r sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी -√3, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। देखो 1 2 वहाँ कंसीडर कर चुके हैं, इस वजह से 3 4 कंसीडर किया है, बाकी आप 1 2 ही कंसीडर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो, एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। अब क्या करेंगे, सेम वही काम फिर से,
इक्वेशन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये करोगे तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी अगेन -√3 है, उसका भी स्क्वायर 3 होता है, स्क्वायर करना है माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये r की वैल्यू आ गई 2। अब सेकंड नंबर इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन 4/3 कर देंगे ना, तो यहाँ से बन जाएगा tan थीटा एंड दैट विल बी माइनस का √3, और मॉड लगा दो प्लस का √3 ले लेना, फिर से आ गया tan π/3। अब जरा यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू π/3 आएगी या कुछ चेंज होगी, ये क्वाड्रेंट चेक करने के बाद पता चलता है। तो फिर से क्वाड्रेंट जरा चेक करो। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस √3 आई, तो देखो 1 जो है एक्स एक्सेस में पॉजिटिव चले और माइनस का √3 चलने के लिए वाई एक्सेस में निगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा। तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, है कि नहीं। और चाहो तो आप साइन भी याद रख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है और इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है ना, और इसमें क्या होता है, इसमें माइनस माइनस हो जाता है, और इस पे एक्स पे प्लस चले वाई पे माइनस चले, ऐसे भी देख के आप कर सकते हो। तो ये इसके साइन हो गए, ये साइन देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ऐसे क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे। अच्छा, तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो थीटा एज इट इज़ ले लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस थीटा लिया जाता है। तो अब जैसे ये π/3 आया तो थीटा की वैल्यू क्या होगी -π/3 हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बताना चाहता तो बता देना, सिंस बीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए -π/3 ली जाएगी, है ना। तो अब फिर से r और थीटा हमारे पास आ गया, तो बीटा हमारा हो जाएगा 2 cos -π/3 प्लस i sin -π/3, है ना। अब देखो आप जानते हो कि cos में जो माइनस होता है वो खत्म हो जाता है, क्यों खत्म हो जाता है ये आप कमेंट करके बताओ। और साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, साइन का जो माइनस वो बाहर आ जाता है, कॉस का माइनस खत्म हो जाता है। ये हो गया, ये बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अल्फा आ गया हमारे पास और बीटा आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब ये वैल्यू रिप्लेस कर दो। अब क्या फाइंड करना था, जो फाइंड करना था अल्फा टू द पावर n और बीटा टू द पावर n, यहाँ पे अल्फा बीटा की आप वैल्यू रख दो। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 2 cos π/3 प्लस i sin π/3, और पूरे की पावर n है तो यहाँ पे 2 टू द पावर n एंड यहाँ पे भी पावर n हो जाएगी, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 2 cos π/3, सेम ही आई थी, बस यहाँ पे माइनस था sin π/3, फिर से पावर n करोगे तो ऐसे अलग अलग लगा दी। अब देखो, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है। अच्छा, जब भी कभी इस तरह से पोलर फॉर्म में लिखा हो तो ये जो पावर होती है सीधे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है ना। और इसका नाम बताओ, इस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है। ये जो पावर है सीधे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है, ये एक थ्योरम होती है, उस थ्योरम का नाम क्या है, और उस थ्योरम के प्रूविंग में हम लोग नहीं जाने वाले हैं क्योंकि प्रूविंग नहीं पूछी जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जब डिस्क्रिप्टिव आएंगे तब पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये पावर में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे 2 टू द पावर n अगर हम कॉमन ले लें तो आप ध्यान से देखोगे कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, और ये कॉस वाला सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 cos n π/2। अब यहाँ पे देखो 2 टू द पावर n और एक ये 2 की पावर 1, ये एड ऑन हो जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 1 cos n π/2, ये आ गया। अब इसको जरा मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट है ना।
तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें जैसे देखो यहाँ पे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके रिवाइज हुए, है ना सर। जैसे देखो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपका रिवाइज हुआ, फिर पोलर फॉर्म निकालना भी आपको यहाँ पे बताया, और एक ये थ्योरम भी बताई, है ना, इसका नाम आपको कमेंट करना है। और इस तरह से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये हम लोगों ने देखा। तो देखो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे टॉपिक रिवाइज हुए, है ना। और मिक्स टॉपिक रिवाइज हुए, ट्रिग्नोमेट्री का भी एक टॉपिक आ गया और उसका भी टॉपिक आ गया, है ना। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका एक बेटर वे में सारी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगी, है ना। तो इसी तरह से हम लोग इस प्लेलिस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आज पहली वीडियो थी, इस वजह से थोड़ा जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, है ना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।